नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में एग्जाम है तुम्हारी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथियों, जो साथी पहली बार जुड़ा है मैं उनको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी 2011 से लेकर 2022 तक 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जितनी भी एग्जाम ली है रीट भर्ती परीक्षा की, उन सभी पेपर को हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गणित के, ईवीएस के, साइको के, हिंदी के, संस्कृत के, इन सभी के प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, इन सभी पर बहुत व्याख्यात्मक रूप से हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो है 1,01,01,101 जो है वो अंकीय रूप प्रदान करना है। इसको अंकीय रूप में कैसे बोलेंगे? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ये संख्या देखिए, 1,01,01,101। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 60 है एवं महत्तम समवर्तक 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी? तो साथियों, जिसका एलसीएम 60 हो और एचसीएफ 5 हो, वो हम वो संख्या बतानी है। तो साथियों, एचसीएफ की बात करें तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाएगा। तो हम बात करें साथियों 20 और 30 की, तो इसका एचसीएफ साथियों 5 नहीं होगा, क्योंकि 10 का भी इन संख्याओं में भाग जाता है। तो 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग जाए, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 10 और 30 की बात करें तो इसका भी ये जो एचसीएफ है साथियों वो 10 होगा। ठीक है, और बात करें हम 15 और 20 की, और 15 और 40 की, इन दोनों का एचसीएफ तो साथियों 5 ही होगा, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा। अब बात करते हैं साथियों एलसीएम पर। एलसीएम का मतलब ये होता है, जो ये एलसीएम हमारा है इसमें दोनों संख्याओं का भाग जाना अनिवार्य है। तो इसकी बात करें 15 का, तो इसका में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 20 की बात करें साथियों, 20 का भी 60 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, साथियों 15 का भाग जा रहा है एलसीएम में, लेकिन 40 का भाग पूरा पूरा इसमें नहीं जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे साथियों मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं 2025 की। ये पेपर है साथियों जो भी रीट भर्ती परीक्षा का ही है, तो ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक अनुपात 5:7 का परपद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा? तो दोस्तों ये प्रश्न कहना चाहता है, यदि 5:7 जो संख्या है उसमें परपद, परपद का मतलब होता है बाद वाला पद, तो बाद वाला जो पद है वो 35 है, मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 35 है। तो पूर्व पद मतलब पहला वाला जो पद है, पहली जो संख्या है अनुपात में, उसका पूर्व पद, ये हमारा पूर्व पद होगा, 7 का पूर्व पद 5 होगा। और पूर्व पद की वैल्यू पूछिए, तो 7 का ये 35 कितना गुना है साथियों? 5 गुना है। तो 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये जो पूर्व पद होगा साथियों कितना होगा? 25। 5 का पूर्व पद हमारा बन जाएगा 25। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों इनको लॉजिकल तरीके से हम हल करेंगे, इनमें ना ज़्यादा समय लगेगा हमारा, और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आएंगे तो हमारे वो सही हों। अगला प्रश्न पूछा है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है साथियों, एक लॉजिक है, MDH वाला, जो आपको फार्मूला याद होगा, MDH/वर्क, और बराबर में इसको फिर MDH/वर्क। ये सेकंड स्थिति है और ये फर्स्ट स्थिति है साथियों। M का मतलब होता है आदमी, D का मतलब होता है दिन, और H का मतलब अगर यहाँ घंटे दिए होते हैं 8 घंटे 5 घंटे काम करता है तो वो इसका मतलब होता है। ठीक है, और वर्क का मतलब कितना काम, जो बोल रहा है एक काम, तो ये काम की संख्या है। तो इसको हम फार्मूला में सेट करेंगे साथियों। 4 आदमी, मैन M तो हो गए साथियों 4, डे हो गए 20, और H हमारा इसमें है नहीं तो उससे मतलब नहीं है, बटे में वर्क है हमारा 1। ठीक है, 1 वर्क है, बराबर में अब 10 आदमी है साथियों, 10 मैन हो गए। हमारे जो दिन है वो पूछे हैं, डे पूछे हैं, और एच से तो हमको दिए ही नहीं है, उससे मतलब नहीं है, अरे एक ही काम करना है, उसी काम को करना है, तो एक काम हो गया। अब इसको हम साथियों काटेंगे तो 10 से 2 पर कट जाएगा, और 4 दूनी 8, तो हमारा जो 8 दिन में ये है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों इसके जो ये फार्मूला है इसको आप याद कर लेना, कभी भी अगर वर्क से संबंधित, काम से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्न आप इस तरह हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वो पूछा है 329 में से एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है।
साथियों अगर हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आपको देखना है 6% की हानि हुई, 6% का मतलब होता है 6/100, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा काट लेते हैं तो 3/50, अगर हम काटेंगे तो 3 2 3 6 और 50 दूना 100, तो 3/50 हो गया। अब साथियों 3/50 इसका मतलब होता है 6%। अब हम बात करेंगे क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की। तो साथियों क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होती है, हानि या लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हमारा 50 हो गया और 3 रुपये की क्या हुई, हमको हानि हुई। तो 50 पर अगर 3 की हानि होगी तो हमारा जो विक्रय मूल्य है साथियों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 47। अब इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, विक्रय मूल्य की दे रखी है। पूछ किसकी रहा है, क्रय मूल्य की पूछ रहा है। तो 329 थी यहाँ पर, ये देखिए 329 आपको दिख रहा होगा। 329 जो वैल्यू है साथियों वो किसकी वैल्यू है, वो विक्रय मूल्य की है। हमको क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य। अब 47 का ये कितना गुना है, तो 7 का पहाड़ा ऐसे बोलो जिसमें लास्ट में 9 आता हो। तो 7 7 गुना लगभग आप 47 से 7 से गुना करेंगे साथियों तो ये 329 आ जाएगा। तो 50 का भी हम 7 गुना करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 7×5 350। 350 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आप दोबारा समझ सकते हैं, ये 329 हमारा विक्रय मूल्य है, 6% की हानि है। 6% मतलब होता है 6/100, इसको हम आधा करेंगे तो 3/50। इधर क्रय मूल्य है और इधर विक्रय मूल्य है साथियों। क्रय मूल्य हमारा हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर हानि होती है। 50 पर अगर 3 की हानि होगी साथियों, अगर लाभ होता तो जुड़ जाता, और अब यहाँ पर हानि हो रही है, 50 में 3 हम घटा देंगे तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 47 हो जाएगा। विक्रय मूल्य की 47 की हमारी वैल्यू दे रखी है साथियों 47। अब ये कितना गुना है, ये है साथियों 7 गुना, क्योंकि लास्ट में 9 लाना है तो 7 का पहाड़ा हमने 7 और बोला तो लास्ट में 9 आया था। अब इसका हम अगर 7 गुना करेंगे साथियों 50 का तो कितना आएगा, 350। तो इस तरह हमको इन प्रश्नों को हल करना है। साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और लॉजिकल तरह से साथियों इन प्रश्नों का टाइम बिल्कुल कम समय में आप इनको हल कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना साथियों। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे प्रीवियस पेपर यहाँ पर आपको व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस इनका मिलेगा, और ऑफिशियल जो आंसर किए साथियों उसी के तहत हम आपको यहाँ पर आंसर इनके बताएंगे। 3 संख्याओं का औसत साथियों 40 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 38, तो तीसरी जो संख्या है उसका औसत, और तीसरी संख्या क्या होगी, संख्या पूछी है। तो औसत की अगर बात करें साथियों, ये हमारी 3 संख्या है, ठीक है, इन सब के पास में 40-40 है। और अब पूछा है 2 संख्याओं का औसत 38 है। इधर 3 संख्याओं का 40-40 हो गया, अब 2 संख्याओं का क्या कर दिया, 38-38 कर दिया। तो आप इधर देखेंगे जो 40-40 तीनों का है साथियों, ये टोटल कितना हो गया हमारा, 4×3 = 12, 120 हो गया। और इधर 38 और 38 कितना हो गया साथियों, लगभग 76 हो गया। आपको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। अब पहले 3 व्यक्ति थे, उनका संख्यात्मक रूप से उनके पास 220 संख्या है, और 2 व्यक्ति हो गए उनके पास क्षेत्र है। तो जो शेष हम इन 3 में से साथियों 2 व्यक्तियों की संख्या घटा देंगे, 2 व्यक्तियों का औसत घटा देंगे, तो जो हमारी बची हुई तीसरी संख्या है उसका मान आ जाएगा। तो 120 में से साथियों क्षेत्र हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों क्या होगा, 44 होगा। तो इस तरह आप औसत को निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट फार्मूला भी साथियों, 3 का औसत 40 है इसमें, तो 4×3 = 12 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का औसत दे रखा है 38, तो हम 38 को हम 2 से गुणा कर देंगे, क्षेत्र आ जाएगा। अब क्षेत्र में से साथियों 120 घटा दो, अब कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमको धनराशि बताने कितनी मिलेगी, हमारा जो मूलधन है वो पूछा, मूलधन तो दे रखे साथियों, 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो इसमें पूछे मिश्र धन। तो मिश्र धन वाले प्रश्न हमको कैसे हल करना है साथियों, मूलधन अपने आप में कितना मानना है साथियों, यहाँ पर मूलधन आपको मानना है, मूलधन मानना है साथियों 100। कितना मानना है मूलधन, 100, ठीक है, 100% आपका मूलधन है। दर अगर हम काटते हैं तो मैंने आपको दर का फार्मूला बता रहा है कि दर होता है समय गुणा, सॉरी एक मिनट दो बार देखो इसको, मूलधन होता है 100% हो गया, और हमारा कुल जो ब्याज होता है साथियों, कुल ब्याज वो होता है समय गुणा दर। तो कुल ब्याज कितना हो गया, 11×2 = 22% हमारा कुल ब्याज हो गया। अब मूलधन और कुल ब्याज को हम जोड़ देंगे साथियों, ऐड कर देंगे तो ये मिश्र धन आएगा, और 100 और 22 हम जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। अब इसमें साथियों 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू दे रखी है, मूलधन की वैल्यू दे रखी है 3000, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 का 30 गया, 30 बचा। अब 30 का अगर हमको ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुणा कर दो, और मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन से मल्टीप्लाई कर दो। साथ ही इसका हम गुणा करेंगे तो 0 इधर आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा 2 बरोबर 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा फिर 2 बरोबर 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 1 बरोबर 3 एकम 3, तो 3660।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 3660 हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हमने कैसे प्रश्न किया है दोबारा समझ लो। मूलधन अपना आप में 100% माना है हमने। इसके अलावा जो कुल ब्याज होता है समय इंटू दर होता है। कुल ब्याज हमने निकाला जब 11 इंटू 2 किया था साथियों, क्योंकि 11% दर है, समय 2 वर्ष है, तो 11 दूनी 22, कुल ब्याज होगा 22%। मिश्र धन हमने निकाला है साथियों। मिश्र धन दोनों जो मूलधन और कुल ब्याज को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आता है, 122 हो गया। अब इसमें साथियों मूलधन की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3000। कुल हमारा जो मूलधन है उसकी वैल्यू दे रखी है 3000। हमने इसको इसका अनुपात बनाया तो ये 30, एक की वैल्यू 30 दे दी है, तो साथियों हमको मिश्र धन की वैल्यू काटनी है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 3660। ठीक है, इस तरह हमको इनको हल करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला भी प्रश्न ऐसा ही है। इसमें पूछा गया है कि 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो साथियों हम डायरेक्ट इसको वर्ष का ही अंतर देखेंगे। यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर है तो हम 1 वर्ष के हिसाब से निकाल देंगे, इनका जो वास्तविक अंतर है वो सामने आ जाएगा। मूलधन अपना आप में 100% है साथियों। दर कुल ब्याज हम निकालेंगे तो कुल ब्याज होता है समय गुणा दर, 8 एकम 8, तो कुल ब्याज कितना हो गया 8 हो गया। अब मिश्र धन की अगर बात करें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा साथियों 108। अब इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है मूलधन की 2100, अब 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा साथियों, तो एक की वैल्यू 21 आई। हमको निकालना है कुल ब्याज। ठीक है, ब्याज साधारण ब्याज ही पूछा है तो हम साधारण ब्याज से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 21 अट्ठा 168 होता है साथियों। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 168। इस तरह हम प्रश्न को हल कर सकते हैं साथियों, काफ़ी शॉर्ट तरीके से और लॉजिकल तरीके से। ना किसी फार्मूले की आवश्यकता है साथियों, ना यहाँ पर ज़्यादा आपका समय खर्च होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर 12% के लाभ पर बेचती तो विक्रय मूल्य बताइए। अभी हमने इस फार्मूले को बताया था साथियों। हमने बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, आपको 12% का लाभ हुआ है तो 12% मतलब होता है 12/100, और 12 रुपये पे कितनी की हानि हुई है साथियों, सॉरी लाभ हुआ है 12 रुपये का हुआ साथियों। 12% का मतलब ये है 100 पे 12 रुपये का लाभ हो गया तो 112 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इसमें 100 की वैल्यू दे रखी है साथियों 1800, इसकी में 100 की वैल्यू है, तो कितना गुना है साथियों, तो ये 18 गुना है। तो इसका भी हम 18 गुना करेंगे तो इसका पहाड़ा हम बोलेंगे 18 दूना 36 का 6 का लास्ट में 6 डिजिट आती हो, किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, बस एक बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका 18 हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देख लेते हैं साथियों, ऐसे प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे 12% का लाभ हो रहा है। 12% मतलब होता है 12/100। तो साथियों हमारा 100 अगर क्रय मूल्य है तो 12 रुपये का लाभ हो गया तो 112 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है इसमें 1800, तो 100 का कितना गुना हो गया साथियों, ये 18 गुना हो गया। तो 112 का भी हम 18 गुना करेंगे तो साथियों इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2016 उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको साथियों बिल्कुल सही करने हैं। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो साथियों इन लॉजिकल तरीकों को देखने के लिए, इनको समझने के लिए और प्रश्न को ज़्यादा समय न गवाए साथियों हल करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आया था। इसमें पूछा है जो ए है, ए कौन है उसका मान बताना है। तो ये हमारे पास एक रेखा है साथियों। ठीक है, इसके आधार पर हम बताएंगे। जो ये रेखा दी गई है सरल रेखा, इसको आप देखिए यहाँ पर ये जो कौन है साथी ये वाला, ये 5A बता रखा है। इधर भी जो ये वाला कौन होना है ये कितना होगा 5A। ठीक है, कितना हो गया 5A। अब एक सरल रेखा पर आपको पता है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर पूरा इस कोण की हम बात करें, ये वाला जो कोण है साथियों इसकी, तो 180 डिग्री का होना है। इसमें 90 दे रखा है और 40 दे रखा है, तो 90 और 40 130 हो गया। अब साथियों टोटल सरल रेखा पर एक तरफ 180 होता है। अब इस 5A की वैल्यू हम काटनी है तो 180 में से हम अगर 30 घटाएं, 130 घटा देंगे तो 50 बचेंगे। तो साथियों यहाँ पर 50 की जो वैल्यू है वो 5A है, और हम A की वैल्यू काटेंगे तो 50 में अगर 5 का भाग देंगे तो साथियों कितना आएगा 10। तो इस कोण का मान जो होगा साथियों कितना होगा 10 डिग्री। बी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देख लेते हैं साथियों, ये हमारे पास एक रेखा है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है साथियों बराबर। ये 5A है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5A हो जाएगा। अब साथियों इधर एक तरफ हम बात करें इन सभी कोणों की, तो ये कितना है, तो साथियों इसमें हम 90 और 40 को ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 बचेगा। अब ये ए मान की वैल्यू काटनी है तो 150 में हम 50 में 5 का भाग देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, बी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा है कि जो 1 वर्ग मीटर होता है
एक वर्ग मीटर होता है साथियों, उसमें x वर्ग मिलीमीटर होता है। तो कितना होता है x की हमको वैल्यू बतानी है। तो 1 मीटर की अगर बात करें साथियों, तो 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। अब बात करें 1 वर्ग मीटर की, तो साथियों इसका 1000 का जो वर्ग हम करेंगे तो कितना होगा? वो हाँ, इसमें 3 जीरो दिख रही है, तो यहाँ पर आपको 6 जीरो देखने को मिल रही है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उस पर देखते हैं क्या पूछा है। और ऐसे प्रश्न साथियों आपको रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया पेपर है और ऑफिशियल आंसर की तहत आपको इनको हल करवा रहे हैं। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है 15 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। एक वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है साथियों वो कितना है? 15 वर्ग मीटर। अब वर्ग जो है साथियों, इसका क्षेत्रफल काटने का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो इसका जो क्षेत्रफल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। अब 15 कैसे आएगा? देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। यदि एक वर्ग जिसकी भुजा 15 हो, यदि हम किसी वर्ग की भुजा 15 रखेंगे साथियों, तो ये सारी भुजाएं की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 15 15 होगी। और भी इसका क्षेत्रफल काटेंगे साथियों, 15 15 225 हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 5 5 हो, और यहाँ 3 वर्ग की बोल रहा है साथियों, इन सब की 5 5 भुजा होगी ये। और 5 एक ही वर्ग का क्षेत्रफल 25 हो जाएगा, तो 3 का तो 75 बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 5 वर्ग जिनकी प्रत्येक की 3 मीटर की भुजा हो साथियों, यहाँ पर 5 वर्ग की बात कर रहा है ये। और 5 वर्ग में हम साथियों प्रत्येक की भुजा 3 3 रखेंगे, तो 3 3 9, एक का 9 हो जाएगा। तो 9 4 जो 5 वो हमारे वर्ग हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा साथियों 45 हो जाएगा। और नेक्स्ट है 15 वर्ग, 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर की हो। और यहाँ पर 1 मीटर इसकी भुजा है, तो साथियों एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 1 होगा। और इसी तरह अगला जो अगला होगा साथियों वर्ग, उसका भी 1 हो जाएगा। तो ऐसे 15 वर्गों का क्षेत्रफल मिलाकर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर, और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया, दी गई आकृति का आयतन ज्ञात करना है साथियों। और आयतन जो है साथियों ये क्या आकृति है? घनाभ की आकृति है। तो इसका जो आयतन का सूत्र होता है LBH होता है। और LBH की बात करें साथियों हम, तो इसमें L कितना है? इसमें साथियों इसको हमको करना है 2y × y × 3y। तो इसमें साथियों संख्यात्मक रूप से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और वाई इनका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू हो जाएगा। तो 6y³ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था साथियों, ये नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था आयतन संबंधित। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है। और इसमें पूछा है जो संगीत है साथियों, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य से, सांस्कृतिक मूल्य से, कलात्मक मूल्य से, या सामाजिक मूल्य से? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, हम बात करें संगीत मानव के अवचेतन मन, तो जो मूल्य दर्शा रहा है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर माना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, वो माना है कलात्मक मूल्य। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कलात्मक मूल्य है जो साथियों ये गणित के मूल्य से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो हमारा एक आकृति दी गई है समचतुर्भुज की, और इसमें समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है। तो साथियों समचतुर्भुज का परिमाप हमको निकालना है। और परिमाप समचतुर्भुज की अगर बात करें तो ये 4 भुजाएं क्या होती हैं? समान भुजा होती है साथियों ये। इसमें हमको अगर एक भुजा का पता चल गया तो 4 भुजाओं का हम लंबाई निकाल सकते हैं, उससे परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको ये भुजा का पता है, इसकी लंबाई 12 है और इसकी 5 है। तो साथियों 12 अगर ये है, 5 ये है, तो एक ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया साथियों एक त्रिभुज बन गया। इधर 12 है, इधर 5 है, तो हम 12 हमारा कर्ण निकालना है, तो इसकी जो लंबाई है साथियों 13 आ जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, हमारा जो कर्ण का सूत्र है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये होता है, इसका अंडर रूट निकालना होता है। तो साथियों हम 12 12 144 कर देंगे, प्लस में 5 का 25 हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। जो 169 जो है वर्ग वो किसका हो जाएगा? 13 का हो जाएगा। तो ये भी 13 हो गया साथियों, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। तो टोटल जो लंबाई है ये परिमाप होता है, और ये परिमाप को हम ऐड करेंगे तो 13 चौका कितना होता है साथियों? 52 होता है। तो इसका जो परिमाप होने वाला है साथियों वो कितना होगा? 52 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, इसको दोबारा देख लेना, इसको हमने किस तरह हल करके बताया है, आपको भी वहाँ ऐसे ही करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो प्रश्न है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है।
ये साथियों कई बार प्रश्न पूछा गया है। जी परिभाषा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। यह कथन किसने दिया? लॉक ने दिया, गैलोलियो ने दिया, फिर हॉगबेन ने दिया, फिर रोजन बेकर ने दिया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हॉगबेन। जो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण बताया वो हॉगबेन ने बताया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत से संबंधित कौन सी विधि आधारित है? आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रयोगशाला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, निरीक्षण करो और सीखो, वो है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। प्रयोगशाला विधि है जिसमें निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथी वो है, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण करवाने में कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, व्याख्यान। तो साथी जो खेल खेल में नहीं है वो है व्याख्यान। बाकी किंडरगार्टन फ्रॉवेल महोदय की, मॉन्टेसरी आर्य मॉन्टेसरी की, डाल्टन पारकास्ट की साथियों, ये सभी की क्या है? खेल विधि है। ये तीनों जो हमारे यहाँ खेल विधि है, लेकिन व्याख्यान है जो खेल विधि से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ये निदानात्मक परीक्षण और एक उपचारात्मक परीक्षण, ये कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं साथियों। उपचारात्मक परीक्षण, तो साथियों निदानात्मक परीक्षण होता है साथियों किसी समस्या का पता लगाना, और उपचारात्मक है उसका हल करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। और उपचारात्मक शिक्षण होता है साथियों किसी समस्या का समाधान करना। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है, व्रत का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो अगर हम व्रत का क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त विधि आगमन है, निगमन है, व्याख्यान है, प्रयोगशाला। साथियों इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है और वास्तविक रूप से जो उत्तर होना चाहिए वो है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा है, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है वो किसके लिए होता है? यह आपको बताना है। गुणन भाजन के लिए, कोण मापने के लिए, आकृति को छोटा बड़ा करने के लिए, उन्नयन कोण को मापने के लिए। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है गुणन एवं भाजन के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है वो हमको बताना है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। गणित में सामान्य नुमा क्षेत्र सीमित होता है। गणित एक सार्वभौमिक विषय है। संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार हैं। साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है, गणित में सामान्य अनुमान क्षेत्र सीमित होता है। ये कथन असत्य है क्योंकि इसमें साथियों सीमित क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा है कि शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम जो शब्द है जर्मन का है, लेटिन का है, अरबी का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जर्मन शब्द लिया गया, करिकुलम शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों लैटिन भाषा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। लैटिन भाषा से कैरिकुलम शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो सारणी हमको बनानी है साथियों, किसके अंदर आएगा? कौशल के अंदर आएगा, या फिर अनुप्रयोग के अंदर आएगा, बोध के प्रश्न के अंदर आएगा, फिर ज्ञान के अंदर आएगा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, हम सारणी बना रहे हैं तो हमको कौशलों का ज्ञान हो गया। ठीक है, ए जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है 10,20,305। 10,20,305 कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना है साथियों। तो इसकी बात करें तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो साथियों इसमें 10 लाख है, 20,305 है, तो ए ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कीजिए और अंतर में से सब जो साथियों किससे विभाजित नहीं होती वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें 8, 5, 7 और 2 की, तो इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनती है साथियों 8, 7, 5, 2। ये इसकी सबसे बड़ी संख्या है। और अब इन अंकों को साथियों छोटी से बड़ी क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी बन जाएगी 2, 5, 7, 8। अब हमको इनका अंतर करना है। तो साथियों 12 में से 8 गया तो 4 बचा,
इधर 4 में 7 जाएगा नहीं, फिर 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया फिर 7 बचा, इधर 6 में से 5 गया साथियों 1 बचा, और यहाँ पर 8 में से 2 गए तो यहाँ पर कितने बचे 6। तो 61 74, 61 74 साथियों किससे विभाजित नहीं होता ये हमको बताना है। तो इसका हम साथियों बात करें, लास्ट में 5 नहीं है, ठीक है, लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो ये 5 का जो भाजक तक नियम है साथियों इसमें काम नहीं कर रहा, तो 5 का भाग ये 5 से विभाजित नहीं होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको इस तरह से हल करने हैं साथियों, और आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों कि निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान नहीं है। साथ ही 5 का स्थानीय मान नहीं है वो विकल्प बताना है। तो साथ ही इसमें 5 के बाद में 2 अंक है तो ये 500 का स्थानीय मान है। इसमें 5 के बाद में 2 अंक है तो इस 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। इसमें 5 के बाद में 1 है तो ये 50 हो जाएगा। इसमें 5 के बाद में 2 है तो ये 500 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है साथियों 9256, इसमें 5 के स्थानीय मान 500 नहीं है 50 है, ठीक है। तो स्थानीय मान साथियों खुद संख्या के बाद में जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लग जाती है, और अंकित मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या खुद है वो उसका अंकित मान होता है। अब साथियों इन भिन्नों को हमको लिखना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे हम साथियों, इसका हम बात करें इन सभी भिन्नों के हम एक एक वो लगा देंगे जीरो ऊपर जो है उसमें, ठीक है। जो हमारी वो संख्या है साथियों उसके अंदर हमने एक एक हमने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अब ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 20। अब साथियों 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार जाएगा, इस 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार जाएगा, अब 4 का भाग 30 में देंगे 6 बार जाएगा, और 3 का भाग 20 में देंगे तो ये 6 बार जाएगा। और साथियों अब इसमें हमको अवरोही क्रम ढूंढना है। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे। साथियों इसकी बात करें 4 सत्या 28, ठीक है, 7 बार जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 3/4 हो जाएगी। सबसे पहले अवरोही क्रम में 3/4 आपको देखने को मिलेगी, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। नेक्स्ट बात करें साथियों फिर 2/3 दिखाई देगा, तो इसमें 2/3 है तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक के साथियों हमको आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कन्फर्म याद होनी चाहिए कि 1 से 100 तक की जो संख्या है वो टोटल अभाज्य संख्या 25 है, और 25 संख्याएं कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 से 30 तक की जो अभाज्य संख्या होती है साथियों वो कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर साथियों, ये हमारा अनुपात से संबंधित प्रश्न है, और अनुपात में जो सबसे बड़ा है वो हमको बताना है। तो 3 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 दशमलव, और साथियों 3 दूनी 6, ठीक है, 3 3 9, 2.3 आ जाएगा लगभग। और इसमें देंगे साथियों तो 9 2 3 27, और इसमें देंगे साथियों तो इसका हो जाएगा 8.5, ठीक है। और साथियों सॉरी इसका 8.5 नहीं हो 9.5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा साथियों 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 21 साथियों। तो 19/2 है सबसे बड़ा अनुपात है, तो इसका डी ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारे गणित के 30 प्रश्न साथियों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछे गए थे। आपको ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा जो एनालिसिस हमने करवाया है हल करने का जो तरीका है वो कैसा लगा है साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो सारे प्रीवियस पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और हमारी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।